गाजीपुर में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने गाजीपुर में अपने व्यापारी नेताओं के सदस्यता समारोह में शामिल होकर अपने समस्त व्यापारी बंधुओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हम व्यापारियों को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि पूर्व के व्यापारी नेताओं का बिना नाम लिए व्यापारियों के नाम पर राज सत्ता हासिल कर व्यापारियों के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं कर सके। हमारा संगठन किसी राजनीतिक दल का पिछलग्गू नहीं है। हम सिर्फ व्यापारियों की बात करते हैं और हम सत्ता में अपनी स्वतंत्र रूप से भागीदारी करके व्यापारियों की आवाज को विधानसभा और संसद तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि वे सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं कि उन्होंने किसानों के हित के लिए जो कदम उठाए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है और सरकारें किसानों के बलबूते ही बनती हैं और बिगड़ती हैं। हम अब अपने हिसाब से 2022 के चुनाव में अपनी भागीदारी का ऐलान करेंगे। हम लोग 2022 जिस तरीके से व्यापारियों को सम्मान मिलना चाहिए, अभी तक राजनीतिक दलों के द्वारा या किसी भी तरीके से वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। आज हम लोगों ने अभी पिछली मीटिंग भी करके किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करके हम लोग कर रहे हैं कि प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल 2022 में अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेगा। इसी विषय की एक मंथन बैठक जो है इसी अधिवेशन में तय होगा कि कौन कौन से प्रत्याशी किस विधानसभाओं में उतारे जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में व्यापारी, पूरे देश में ही व्यापारी जो है सभी राजनीतिक दल को चला रहा है। व्यापारियों की वजह से ही राजनीतिक दलों की साख और ताकत बनी हुई है। निश्चित रूप से व्यापारी का सम्मान नहीं हो पा रहा है। इस वजह से प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल 2022 में विधानसभा चुनाव प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है और इसकी पूर्ण घोषणा जो है हम लोग 2022 के लिए 29 जनवरी को प्रत्याशी कुछ डिक्लेयर भी हम लोग करेंगे। उसी लिए जो है आज हम लोगों का आना यहाँ पर हुआ था। साथ ही कुछ जिला और नगर स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है, उसको भी आज कुछ पदाधिकारियों ने इसकी शपथ भी ले रहे हैं, उनका भी कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही जिस तरीके से व्यापारियों को लेकर के सरकार आज ये सरकार है, किसी भी तरीके से ना व्यापारियों का कोई काम हो पा रहा है। व्यापारियों की दुकानें कोरोना काल में निश्चित रूप से बंद रहीं। बिजली बिल भी सरकार ने माफ़ नहीं किया, ना ही किसी भी तरीके से रियायत देने का काम किया। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था वो हवाई बन करके रह गया। हमें लगता है आप लोगों को पूछना चाहिए कि व्यापारियों से सर्वे के माध्यम से पूछे कि कितने लोगों को उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में लाभ मिला है। तो निश्चित रूप से साथ में व्यापारियों के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही, व्यापारियों के साथ जो हत्याएं हो रही हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन जो है सक्रिय नहीं दिखाई पड़ रहा है। साथ ही आज व्यापारियों की बात करें तो हम किसानों पर भी बात करना चाहते हैं कि किसानों को लेकर के सरकार पूरी तरीके से उदासीन है। आज 70 किसान मर गए हैं। आज उनके परिवार के लोग, उनके परिवारों में क्या हो रहा होगा, कोई भी सत्ताधारी पक्ष का एक ऐसा आयोजन नहीं किया गया। किसान है, अन्नदाता है, इस पर जो भी कानून बने उस कानून को किसानों से वार्ता करके उस पर आगे बढ़ाया जाए। इन सभी कानूनों की हम वापसी की भी मांग करते हैं। साथ ही किसानों के साथ बैठ करके, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठ करके नहीं, किसानों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, मंडियों से जुड़े जो व्यापारी हैं उनके साथ बैठ करके उनके व्यूज़ ले करके इस कानून को बढ़ाया जाए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार उस कानून को अभी फिलहाल के लिए अस्थायी रूप से रोक करके किसानों की समस्याओं का निस्तारण करके उसको आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसे हम फैसले का स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से आज सभी समाज में उस फैसले का स्वागत किया है और हम लोग भी कहीं ना कहीं आशान्वित हैं कि व्यापारी किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि किसान जो है, किसान भी एक तरीके का व्यापारी है। जिस तरीके की मैन्युफैक्चर काम, कोई भी चीज़ करने की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, किसान भी तो अपने गेहूं को जो भी उपज हो रही है, धान को हो रहा है, उसको बोता की अपनी ताकत होगी। हम लोग किसी दल के साथ चुनाव नहीं लड़ने का काम करेंगे। हम लोग अपनी ताकत पर, व्यापारियों की ताकत पर हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और
स्तर पर निरंतर इस तरीके की जो भी समस्याएं आती हैं उस पर कार्य किए जाते हैं, ज्ञापन दिया जाता है। हमारा यहाँ जो सैंपलिंग का चल रहा कई जिलों पर हमारे बदरुद्दीन जी और सब जिलाधिकारी महोदय से मिले भी हैं। हमारे जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, हमारे सैनी जी, अतीश जी, ये सब लोग मिलकर के 2-3 दिनों के अंदर जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और इस सैंपलिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक कराने के लिए उनसे वार्ता करेंगे। मैं भी अभी फोन करके वार्ता करूंगा कि इस पे उत्पीड़न किसी तरीके का व्यापारी का ना हो। भारतीय जनता में कहा जब तक व्यापारी के पास राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं होगा, राजनीतिक ताकत नहीं होगी, जब तक ज्यादा से ज्यादा 402 में विधायक व्यापारी के नहीं होंगे, तब तक बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। इसी आप देख रहे हैं लोक जन। सहारनपुर में गरीब और बेसहारा लोग फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारी व अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर भी नगर निगम की तरफ से लकड़ी या अलाव की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुली इस सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। नगर निगम की तरफ से रेलवे स्टेशन पर अलाव जलाने की व्यवस्था केवल नाम मात्र की ही रह गई है, जबकि 24 दिसंबर को प्रदेश सरकार में व सहारनपुर जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जिले के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया था, जिस पर स्टेशन पर मौजूद कुलियों ने मंत्री जी से अलाव जलाने की मांग की थी और मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था सुचारू रूप से लागू ही नहीं की गई। कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की सहारनपुर नगर निगम के अधिकारी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्टेशन चौक पर इस हाड़ कपकपाती ठंड में पुलिस कर्मियों के लिए भी कोई अलाव जलता नहीं दिखाई देता है। 2 दिन पहले भी ठंड से एक भिक्षु की मौत हो चुकी है, इसके बाद भी प्रशासन की आंख नहीं खुल रही है। वहीं जनमंच के निकट एक बेसहारा दिव्यांग व्यक्ति भी खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर दिखा। बात की जाए नगर निगम द्वारा बनाए गए रैन बसेरे की, तो जो गरीब और बेसहारा लोग हैं उनका आरोप है कि रैन बसेरे में सिर्फ सुविधा शुल्क देने के बाद ही अंदर रहा जा सकता है और जो लोग सुविधा शुल्क नहीं दे पा रहे हैं, रैन बसेरे के कर्मचारी उनको फटकार कर बाहर भगा देते हैं, जिससे गरीब और बेसहारा लोग फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं। अब देखना होगा कि ये खबर देखने के बाद नगर निगम की नींद टूटती है या नहीं और अधिकारियों पर इसका क्या असर होता है। मैं सहारनपुर रहता हूँ जी, और सबसे ज़्यादा तो समस्या है, देखो आज कड़कती ठंड में और हमें जो है नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं है। 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठा करके हम जो है यहाँ पर अलाव की व्यवस्था करते हैं और उससे अपना जो है सेकने का अपना काम चल रहा है जी। इतनी ठंड में देखो हम दूर दूर से दूर दराज से लोग यहाँ आ रहे हैं काम करने के लिए कुली, तो इन चीज़ों में जो है हमारी मतलब इनकी तरफ से हमारी मदद होनी चाहिए और उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी कुछ दिन पहले कृषि मंत्री भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी दौरा किया था, तब आपने मुख्य मांगे रखी है, क्या निपटान हुआ? बजी वो 2-4 आदमी हमारे कंबल दे के चले गए थे और उसके बाद तो कुछ नहीं। कितने अधिकारी आए यहाँ कह के चले गए कि भाई आपकी जो है अलाव की व्यवस्था हम करा देंगे। शनि महाराज के सामने यहाँ बोला भी था, दो भाई आए थे मैं और कह के चले गए थे कि लकड़ी की हम व्यवस्था हर रोज़ आपके लिए कर दिया करेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई लकड़ी लेकर आया नहीं जी। हम तो 10-10, 20-20 रुपये अपने रोज़ लगा रहे जी हम, और उससे काम चल रहा है जी। आप देख रहे हैं लोक जन। महाराजगंज निचलौल तहसील क्षेत्र ग्राम सभा मोजरी, यहां पर सरकारी धन का किया जाता है दुरुपयोग। मामला तब संज्ञान में आया जब ग्राम सभा के लोगों ने उप जिलाधिकारी निचलौल व तहसीलदार मजिस्ट्रेट निचलौल को एक शिकायत पत्र सौंपा था। इसमें ग्राम सभा के खाते से प्रधान के द्वारा 74,000 रुपए की निकासी करके कुएं का सुंदरीकरण करवाया गया और बाउंड्री वॉल करके अपने कब्जे में ले लिया गया, जिस पर गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और अधिकारियों को सूचित किया गया। प्रधान सलीमुन्निसा ग्राम सभा मोजरी की काली करतूत आज सामने आ गई, जहां दलबल के साथ पहुंचे उप जिलाधिकारी राम सजीवन मौर्य और तहसीलदार मजिस्ट्रेट राहुल कुमार भट्ट, क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार राजस्व कर्मी साथ में पुलिस बल द्वारा पहुंचकर बाउंड्री वॉल को तोड़वा दिया गया और आगे के लिए लोगों को चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में इस तरह का कोई काम ना करें जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। यदि इस तरह का कोई कार्य करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं लोक जन। कोतवाली बांगरमऊ में निर्मित महिला हेल्प डेस्क का अपर पुलिस महानिदेशक एसएन सावत ने उद्घाटन किया।
महिला हेल्प डेस्क से संबंधित दस्तावेजों का उन्होंने निरीक्षण भी किया। वहीं कोतवाली परिसर में बने भोजनालय का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने कोतवाली के लेखागार के दस्तावेजों का भी जायजा लिया। साथ ही पंचायत चुनाव को देखते हुए अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आकस्मिक रूप से बांगरमऊ थाना जनपद उन्नाव का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और यहाँ पर साथ में पुलिस अधीक्षक उन्नाव और अन्य अधिकारीगण भी मौजूद है। ये मुख्य उद्देश्य था कि जो पुलिस की वर्किंग है वो कितना सक्रिय है, जनता के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग और कैसे अधिक क्रियाशील कर सकते हैं, उसी के बारे में ये प्रयास था। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो पिछले दिनों में बाई इलेक्शन भी हुआ था, शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष रूप से पुलिस सक्रिय भूमिका इसमें निभाई थी उसको कंडक्ट करने में। उसके साथ साथ अपराध यहाँ पे काफ़ी नियंत्रण में है। लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक का इम्प्रूवमेंट की और बहुत स्कोप है जो किया जा सकता है, क्योंकि बांगरमऊ एक उन्नाव जनपद का इम्पॉर्टेंट कस्बा है। इस सीज़न को देखते हुए नाइट पेट्रोलिंग का महत्व अधिक है, क्योंकि जाड़े के समय रात्रि काल में अगर पुलिस के गश्त नहीं रहेगी तो अपराधी सक्रिय हो सकते हैं। हाईवेज़ में किस प्रकार और हम लोग करेंगे, इसमें हम लोगों ने चर्चा कर रखा है कि हाईवेज़ में भी पुलिस की जो व्हीकल्स है, जो हमारे पीआरवी है या हमारे जो थानों की गाड़ी है, उसका अनवरत पेट्रोलिंग रहे, अधिक से अधिक पेट्रोलिंग किया जाए। तो ये सभी बारे में डिस्कस किया गया और हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो पब्लिक ग्रीवेंसेस है, जन शिकायत है, उसको कैसे अधिक से अधिक हम लोग निराकरण कर सकते हैं और ताकि विकास का मार्ग प्रशस्त हो और हम लोग जो है एक शांतिपूर्ण वातावरण दे सकते हैं, क्योंकि लोग अपना कामकाज अच्छे ढंग से करें और कोरोना को भी किस ढंग से नियंत्रण में रखना है, उसका नियमों को पालन करना है, उसके लिए भी बात की। आप देख रहे हैं लोक जन। जहां प्रदेश में योगी सरकार की गौशाला के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं जनपद सीतापुर में विकासखंड हरगांव की ग्राम पंचायत कोरैया गंगादास गांव में स्थित गौशाला में ढेरों अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। यहां जानवरों के रखरखाव में ढेरों खामियां देखने को मिली। इस संबंध में गौशाला संचालक ने बताया कि 7 महीने से शासन द्वारा एक भी रुपया नहीं मिला है, जिससे जानवरों की देखरेख में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संचालक की माने तो कुछ दिन पूर्व में मुख्य सचिव के द्वारा गौशाला का निरीक्षण किया गया था, जिसमें समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया था। इसके बावजूद गौशाला में अभी भी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। तो बताइए का साहब, वो उसको भटकाओ। आप ये बताओ, जो दुधारू जानवर हैं वो कहाँ बांधे जाते हैं? वो बंधे वहाँ लीचर बचाओ दिखे, लीचर बचाने के लिए वहाँ बंधे हैं। बाड़ा इतना बड़ा है, ये कितना इतना बड़ा इसमें बाड़ा भी तो बनवाया जा सकता है यार। ये एक का पैसा है साहब को दे, क्यों गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है? पैसा तो जल्दी भेजता ही नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है क्या? नहीं, घर प्रधान जी अपनी जेब से इसका खर्च करते हैं। वहाँ कहाँ? घर पर है उनके 45 है। 45 जानवर जो हैं घर पे, हाँ, वो घर पे गौशाला बना रखे हैं क्या? नहीं गौशाला नहीं साहब। अच्छा, ये गौशाला के जानवर जो हैं, हाँ, वो जो दूध देते हैं, हाँ, वो प्रधान जी के घर पे बनते हैं? नहीं, हाँ, वो लीचर जो है, मतलब दूध वाले जानवर जो है वो वही है। दूध हो साहब कत्ता है जो भी है, हाँ, लीचर पियावे भाई, लीचर पियावे भाई। दुधारू जानवर जो है वहाँ घर पे एक तरह दूध पियावत हैं, जो भी है, जो गैया खत्म हो गए तो कहते दूसरे कहीं तो लीचर। जो दुधारू जानवर हैं वो प्रधान जी के घर पे बांधे जाते हैं? नहीं, दुधारू जानवर नहीं साहब, ज्यादा दूध तब या फिर जा रहा है तो हमें। अच्छा, हरा चारा इनको कब किस टाइम खिलाते हो आप लोग? हाँ साहब, हरा चारा किस टाइम खिलाते हो? हरा चारा साहब खिलाई थे, सवेरे खवा दी थी, शाम को दी थी। अच्छा, तो इसमें एक भी हमें हरे चारे की वो नहीं दिख रही है। अब साहब कट के जा रहा है, अब यही वही फिर अच्छा, आ रहा आप है। कौन है यहाँ? हम साहब चौकीदार हैं। आप चौकीदार हो, आप बचाते हो। हाँ। और खिलाने पिलाने के लिए कौन आता है? और है गोया है तो अच्छा, हम खिलाते पिलाते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? हम खवाई थी। क्या नाम है आपका? हमारा राम लखन। कहाँ रहते हैं? रिछौना। रिछौना। और ये बाड़ा वो जो है ये कहाँ है गौशाला? ये गौशाला कोरैया गंगादास। कोरैया गंगादास।
ठीक। आप यहाँ के कौन है? हम चौकीदार हैं। कितने जानवर हैं यहाँ पे? यहाँ पर 200। 200? अभी तो आप ज्यादा बता रहे थे। ना 250 सब बता रहे हैं। उमा घर पर कुछ अच्छा, नहीं, घर पर बियाने गौशाला, मतलब घर पर दुधारू जानवर को अपने वो रोक रखे वाले। हैं। जो जानवर बियाने हैं, लीचर हाँ, हैं। उनका वहाँ रोक रखे हैं। हाँ, यहाँ कुत्ता प्रधान जी का नाम क्या है? अमरीश। अमरीश कुमार। हाँ। अच्छा। आप देख रहे हैं लोक जन। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 30 जनवरी को दिव्यांगों के लिए एक निशुल्क मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगों को सहायक उपकरण, बैसाखी, सुनने की मशीन, चश्मे, व्हीलचेयर और ब्लाइंड स्टिक के साथ ही अमेरिकन वर्किंग हैंड भी इंस्टॉल किया जाएगा। यह शिविर निशक्त जनसेवा संस्थान की ओर से लगाया जाएगा। संस्थान के अध्यक्ष अमृतलाल का कहना है कि दिव्यांगजन अपना रजिस्ट्रेशन संस्था सचिव डॉक्टर अनिल कमल और डॉक्टर सागर शर्मा के पास कराना सुनिश्चित कर लें। इसके लिए उनके व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आधार कार्ड और फोटो भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। संस्थान ने बड़ी संख्या में मेगा शिविर के लिए सहायक उपकरण मंगा लिए हैं और लगभग 10,000 दिव्यांगों को उपकरण बांटने का लक्ष्य भी बना लिया गया है। 30 जनवरी को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक लगाया जाएगा। इसके अंदर चाहे विकलांग कहीं का भी हो, चाहे ज़िले का हो या ज़िले के बाहर का हो, उसके लिए ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, हाथ की छड़ी और बैसाखी का जो है वितरण किया जाएगा। ये कैंप तीसरी बार पीलीभीत में लगाया जा रहा है। सबसे पहले कैंप हमने 28 जनवरी 2019 को लगाया था और उसके बाद 12 दिसंबर 2019 को फिर लगाया था। अब ये कैंप 30 जनवरी 2021 को लगाया जाएगा। कोई डॉक्टर्स भी होंगे जो चेकअप करेंगे? इसमें आपके NIVH देहरादून के डॉक्टरों की टीम आती है, वही विकलांगजनों का चेकअप करती है। जिस विकलांग को वो चेकअप करके कहती है किसे दे दिया जाए, उसे ही दिया जाता है। लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करके करवाएं? किसी को लाभ इसका रजिस्ट्रेशन जो है अनिल कमल हमारे सेक्रेटरी हैं, ये सुनगढ़ी थाना के पास वहाँ पे हो रहा है। दूसरा इब्राहिम कुरैशी न्यूरिया के डॉक्टर हैं, उनके यहाँ हो रहा है। तीसरा डॉक्टर प्रेम सागर शर्मा हैं, उनके यहाँ हो रहा है। कितनी संख्या में आप बांटने वाले हैं? कोई संख्या रखी है? संख्या का कोई वो नहीं है, जितने भी विकलांग आएंगे उन सबको दी जाएगी। कम से कम 150 ट्राईसाइकिल, 300 कान की मशीन, 100 आपके व्हील चेयर और 150 हाथ की स्टिक, जिसके कि 4 पहिए होते हैं, जिससे कि आदमी जो है वो रख के चल सकता है। आप देख रहे हैं लोक जन। पीलीभीत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी आदेश के विरोध में भाकियों ने राष्ट्रीय आह्वान पर आदेश की प्रतियां जला दी हैं। पूरनपुर चौकी इंचार्ज बालक राम ने प्रतियां जलाने का विरोध किया। उसके बाद भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध के बाद भी उनके सामने ही इन प्रतियों को जला दिया। पूरनपुर तहसील परिसर में प्रतियां जलाकर मौजूदा सरकार के खिलाफ खासा विरोध प्रदर्शन किया गया है। नाम है आपका? हमारा नाम है लालू मिश्रा, भारतीय किसान यूनियन से तहसील अध्यक्ष पूरनपुर। आज जो ये प्रतियां जलाई, क्या है पूरा मामला? आज ये काले कानूनों को जो वापस नहीं लिया गया है, उसके चक्कर में हम लोगों ने ये प्रतियां जलाई। और सरकार ने जो ये कल कराया आदेश के बारे में क्या कहना चाहिए? जी, सरकार ने तीनों कानून, सुप्रीम कोर्ट को मतलब वो है जो है कि वो सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारे किसानों के साथ दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब तक ये काले कानून वापस नहीं करेंगे, तब तक दिल्ली में धरना हमारा चलता रहेगा, चाहे 6 महीने चले, चाहे साल भर चले। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। आप देख रहे हैं लोक जन। कानपुर में कोरोना वायरस वैक्सीन के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। उद्योग नगरी की धरा पर बुधवार की दोपहर पुणे मुंबई से कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप लेकर फ्लाइट पहुंच गई।
एयरपोर्ट पर अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण डॉक्टर जीके मिश्रा ने वैक्सीन रिसीव की। यहां से वैक्सीन वैन से कड़ी सुरक्षा घेरे में सीएमओ कार्यालय तक लाकर सुरक्षित रख दी गई है। एडी हेल्थ जीके मिश्रा के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन के 6400 वायल कानपुर आए हैं। इसके 1600 वायल के 4 पैकेज हैं। एक वायल में 10 डोज हैं। इस तरह 64,000 डोज भेजी गई हैं। यह पहले चरण के वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त है। जिले में हेल्थ वर्कर्स की संख्या लगभग 21,000 बताई जा रही है। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी को 14 वैक्सीनेशन सेंटर पर की जाएगी। बताते चलें कि कोविशील्ड वैक्सीन को चकेरी एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस एस्कॉर्ट में रामादेवी स्थित सीएमओ कार्यालय ले जाया गया। रामादेवी के पास सर्विस रोड पर वैक्सीन वैन कुछ देर जाम में भी फंसी रही। पुलिस ने वाहनों का आवागमन सुचारू कराया, तब वैन आगे बढ़ सकी। सीएमओ कार्यालय में वैक्सीन को लेकर कड़ी सुरक्षा में उसे सुरक्षित रखवाया गया है। सीएमओ कार्यालय परिसर में मंडलीय कोल्ड चेन के सामने बनाए गए नए कोरोना वैक्सीन के कोल्ड चेन के वॉक इन कूलर में सुरक्षित रखी जाएंगी ये वैक्सीन। यहां से शहर के 11 और ग्रामीण के 10 वैक्सीनेशन सेंटर तक इन वैक्सीनों को पहुंचाया जाएगा। एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और यहां पे आने वाली है जी। हमारी 12 बजे आने वाली थी, आधे घंटे फ्लाइट लेट है। 12:30 बजे आ गई। एडिशनल डायरेक्टर कानपुर डिवीजन के वहाँ पहुँच चुके हैं। मेरी एयरपोर्ट डायरेक्टर से भी बात हो गई। वो पूरी सशस्त्र सुरक्षा में वैक्सीन आएगी। यहाँ पर आपने देख रहे हैं यहाँ स्टोरेज हमारा 2 जो महत्वपूर्ण चीज़ हैं वो वैक्सीन से रिलेटेड हैं। एक तो हमें टेम्परेचर उसका मेंटेन कर रहे हैं हम कि 2 से 8 डिग्री हर हालत में मेंटेन करना है, जिसके लिए हमने जो अनइंटरप्टेड जो सप्लाई है उसकी व्यवस्था किया है। कहीं भी यहाँ के जो बिजली विभाग है उसको कहा गया है कि यहाँ की लाइन न कटे। इन केस किसी तरह से हमारी पावर सप्लाई नहीं आती तो हमारा जनरेटर टेस्टेड जनरेटर पूरा है जो हमारा ले लेगा, तो हमारी पावर में कोई दिक्कत नहीं रही। राउंड द क्लॉक ट्रेंड हमारे कर्मचारी यहाँ पर रहेंगे और राउंड द क्लॉक हमारे यहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था में सशस्त्र हमारा पुलिस बल यहाँ पर रहेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे 21 सेंटर और हैं जो आपका तो वो कोल्ड चेन पॉइंट, उनमें हर जगह जब वैक्सीन यहाँ भेजेंगे तो वहाँ पर भी सशस्त्र सुरक्षा और ट्रेंड हमारा कर्मचारी रहेगा। सर लगभग कितनी वैक्सीन आ रही है और कितने डोजेज उसके बनेंगे? हमारे यहाँ जो पूरे मंडल के लिए आ रही है वो 6400 वायल आ रहे हैं। एक वायल में 10 डोज है। इस तरह से 64,000 डोज। सर पहले किसको लगेगी ये वैक्सीन? पहले वो ऑलरेडी आपको तय है कि हेल्थ वर्कर को लगेगी, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है। सर ये मंडल के लिए आ रही है, किस तरह से शहरों में बांटी जाएगी? मंडल अभी जो मंडल के लिए आ रही है उससे निर्धारित होगा कि कानपुर नगर के लिए कितनी है, कानपुर देहात के लिए कितनी है, दूसरे जनपदों के लिए मंडल कितनी है, उसी के अनुसार वो हमारे यहाँ आ जाएगी। अभी वो वैक्सीन का मेन स्टोरेज जो है मंडल स्तर पर होने के बाद तत्काल। कितने जनपद है मंडल के अंडर में?